उस कमरे को अंदर से देखते ही उन सब की आंखें जगमगा गई। इतनी पुरानी हवेली होने के बावजूद भी उस हवेली का वो कमरा किसी राजमहल के दरबार खास की तरह लग रहा था। वहां अंदर से बहुत कुछ आलीशान था। कमरे में चारों तरफ लगे हुए खंभों पर सोने की परत चढ़ी हुई थी। शानदार नीले रंग का मखमली कालीन बिछा हुआ था जिस पर धूल का नामो निशान नहीं था। छत पर वैसा ही बड़ा सा झूमर लटका हुआ था। उसमें मोमबत्तियां जल रही थीं। कमरे के सारे लाइट्स जगमगा रहे थे। वहां पर लगी तस्वीरों में कुछ तस्वीरें जानवरों की थी, कुछ इंसानों की, लेकिन जिस तरीके से वो तस्वीरें लगाई गई थी उनमें एक खास बात थी। ये भयानक से दिख रहे बड़ी मूंछों वाले आदमी की तस्वीर के बाजू में शेर और भालू की तस्वीरें लगी हुई थी और उस कमरे में एक खूबसूरत औरत की भी तस्वीर थी। उसके आसपास हिरन और मोर की तस्वीरें लगी हुई थी। लेकिन इससे भी अजीब बात यह थी कि उस औरत की तस्वीर में वो शादी के लाल जोड़े में थी। पुराने जमाने में 3D स्टाइल में बनी वो एक जीती जागती औरत लग रही थी। उसने बहुत सारे खूबसूरत गहने पहने हुए थे और 16 श्रृंगार किया हुआ था। उसके माथे पर सुर्ख लाल बिंदी और मांग में सिंदूर लगा हुआ था। गले में बड़ा सा मंगलसूत्र और सोने का हार था। हाथों में मेहंदी लगी हुई थी। पैरों में घुंघरू वाली पायल, अलता और घुटनों के नीचे तक लंबे काले बालों में खूबसूरत गजरा पहनी हुई वो औरत किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसकी तस्वीर पर लाल फूलों की एक बड़ी और लंबी सी माला लटक रही थी। उसके हाथों में एक मिट्टी का बर्तन था जिसमें लोबान जलती हुई दिखाई दे रही थी। और सबसे अजीब बात यह थी कि उस कमरे में भी लोबान की ही खुशबू आ रही थी। सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा का तो ध्यान इस तरफ नहीं गया, लेकिन उस तस्वीर के इस अजीब पहलू पर गौरी ने जरूर ध्यान दिया था। वो बस टकटकी लगाकर उस तस्वीर को ही घूरती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उस तस्वीर में ही समा जाएगी। वो कमरा भी हवेली के बाकी कमरों की तरह बहुत बड़ा था। जब वे तीनों आगे बढ़ने लगे तो उनके कदमों की आहट उस कमरे में गूंजने लगी। इस बात पर उन तीनों ने गौर किया और वे लोग एक साथ उसी जगह पर खड़े हो गए जहां वे लोग इस वक्त थे। लेकिन उनके रुक जाने के बाद भी कदमों की आहट उस कमरे में बंद नहीं हुई थी। तो क्या वहां पर उन तीनों के अलावा कोई और भी उनके साथ चल रहा था? क्या हवेली का कोई भूत वहां पर भी मौजूद था? शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। वो पूरी की पूरी हवेली ही भूता थी। न जाने कितनी भटकती आत्माएं वहां पर कैद थीं। अचानक हवेली में एक मदहोश कर देने वाला रोमांटिक म्यूजिक बजने लगा। उसे सुनकर सिद्धार्थ और गौरी अपना होश खोने लगे। सिद्धार्थ टकटकी लगाकर सिर्फ गौरी को ही देखने लगा। उस बैकग्राउंड म्यूजिक की वजह से सिद्धार्थ को गौरी और भी खूबसूरत लग रही थी। सिद्धार्थ को लग रहा था कि उसने आज तक गौरी की जितनी खूबसूरत लड़की कभी देखी ही नहीं थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसके कदम खुद ब खुद गौरी के करीब बढ़ने लगे। लेकिन कहां से आया था ये म्यूजिक और सिद्धार्थ के मन में एक शायद इतनी प्रबल कैसी हो गई? इससे पहले कि उन्हें कुछ दिखाई देता, गौरी उस तस्वीर की तरफ आगे बढ़ने लगी। बाबा, लगता है गौरी को उस तस्वीर में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट आने लगा है। सिद्धार्थ ने बूढ़े बाबा से कहा। सिद्धार्थ, उसे जल्दी रोको। उसे उस तस्वीर की तरफ नहीं जाना चाहिए। मैंने तुम दोनों से कहा था कि जब तक मैं ना कहूं तब तक तुम्हें किसी भी अनजान चीज को छूने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये खतरनाक हो सकता है, बूढ़े बाबा ने सिद्धार्थ को कहा। सिद्धार्थ दौड़कर आगे बढ़ा और उसने गौरी को रोकने की कोशिश की, लेकिन उस तस्वीर ने गौरी को ऑलरेडी अपनी तरफ खींच लिया था और सिद्धार्थ ने बस अपने 2 ही कदम आगे बढ़ाए थे कि वो अचानक हवा में उड़ गया और बहुत जोर से अपने पीछे की दीवार पर टकरा गया।
ऐसा लगा जैसे उसे किसी ने उठाकर उस दीवार पर दे मारा हो। सिद्धार्थ के सिर से खून आने लगा और उसकी कलाई भी मुड़ गई थी। दर्द से तड़पने लगा। उसके बाद वहां किसी औरत की जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लगी, लेकिन उस आवाज से जहां सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा की धड़कनें बढ़ गई थी, वहीं गौरी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बूढ़े बाबा दौड़कर सिद्धार्थ के पास गए, लेकिन गौरी को देखकर लग रहा था जैसे वो किसी मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से खिंची जा रही थी। और जैसे ही गौरी ने उस तस्वीर के गले में लटके लाल फूलों की माला को हाथ लगाया, ऐसा लगा जैसे गौरी को कोई इलेक्ट्रिक शॉक लग गया हो। उससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, उस झटके की वजह से कपकपाकर गौरी वहीं नीचे गिरकर बेहोश हो गई। बूढ़े बाबा की मदद से जैसे तैसे सिद्धार्थ उठा और गौरी के पास पहुंचा। बाबा, गौरी को क्या हो गया? और उस तस्वीर की माला छूते ही ऐसा क्यों हुआ? सिद्धार्थ, इन सब बातों को करने का अभी कोई फायदा नहीं है। हमें जल्दी से जल्दी इस अभिमंत्रित पानी का गौरी पर छिड़काव करना होगा, नहीं तो उसकी जान भी जा सकती है, बाबा ने कहा। लेकिन बाबा, इतना कहकर सिद्धार्थ रुक गया। सिद्धार्थ, लेकिन कुछ नहीं। चलो जल्दी इस पानी का छिड़काव करते हैं और गौरी को लेकर इस जगह से निकलते हैं, बूढ़े बाबा ने कहा। बाबा की गौरी के ऊपर पानी का छिड़काव करते ही एक झटके से गौरी उठकर बैठ गई। वो उस झटके की वजह से बहुत कमजोर हो गई थी। बाबा, ये क्या? आपने मेरे ऊपर पानी क्यों डाला? मैं जमीन पर क्या कर रही हूँ और मुझे इतना चक्कर क्यों आ रहा है? गौरी ने हैरान होते हुए पूछा। कुछ नहीं गौरी, चलो हमें गांव में वापस लौटना है, सिद्धार्थ ने कहा। लेकिन सिद्धार्थ, हम ऐसे नहीं जा सकते। हमें अंकल और आंटी के बारे में पता लगाना है। हमें उन्हें जल्द से जल्द ढूंढ निकालना है। वे लोग न जाने किस हाल में होंगे, गौरी ने कहा। सिद्धार्थ, गौरी बिल्कुल सही कह रही है। हम यहां से खाली हाथ नहीं जा सकते हैं। हमें तुम्हारे माता पिता के बारे में कुछ तो पता लगाना ही होगा। हम सब यहाँ अपनी जान की बाजी लगाकर इसीलिए आए हैं, बूढ़े बाबा ने कहा। आप दोनों बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन पिछले 2 दिनों में गौरी के साथ 2 बार हादसे हो चुके। मैं अपने स्वार्थ के लिए गौरी की जान दांव पर नहीं लगा सकता, सिद्धार्थ ने कहा। जब वो तीनों लोग वहां से जाने या रुकने के बारे में बात कर रहे थे, उसी बीच वहां पर एक उल्लू उड़कर अंदर आ गया। रोशनी की वजह से उल्लू को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और वो इधर उधर टकराने लगा। वे तीनों लोग उस उल्लू की हरकत को गौर से देखने लगे और तभी वो उल्लू आवाज करता हुआ जाकर एक टेबल पर बैठ गया और वहां बैठते ही वो थोड़ा तड़पने लगा और खुद ब खुद मर गया। ये देखकर सिद्धार्थ दौड़कर टेबल के पास पहुंचा तो वो उल्लू उन सब के सामने एक ही पल में राख हो चुका था। लेकिन सिद्धार्थ को उसी टेबल पर उसके डैडी की फेवरेट रोलेक्स वॉच दिखाई दी। बाबा, ये देखिए, ये मेरे डैडी की ही घड़ी है। इसका मतलब वे लोग यहीं कहीं पास में हैं, सिद्धार्थ ने कहा। उन लोगों के पास सिद्धार्थ के पेरेंट्स के गायब होने के बाद यह पहली बार था जब उन लोगों को कोई क्लू मिला था। सूखे कुएं की राख में जब हो चांद का उजियारा, फूल को करके धूल, मिलेगा आगे गलियारा। गौरी ने टेबल पर लिखी बात को पढ़ा। सिद्धार्थ, देखो, इस टेबल पर हमारे लिए अगली पहेली लिखी है। मैं इस पहेली को समझ चुकी हूं। तुम उसे कागज पर लिख लो या इमेज क्लिक कर लो। हो सकता है ये हमें अंकल आंटी तक पहुंचा दे, गौरी ने कहा। सिद्धार्थ गौरी की इंटेलिजेंस का भी कायल होते जा रहा था। वो तो उसे बचपन से ही पसंद करता था, लेकिन उसके मम्मी डैडी के ढूंढने के लिए जिस तरह से गौरी अपनी जान की बाजी लगा रही थी, उससे वो सचमुच उसका दीवाना होते जा रहा था। इन हालतों में सिद्धार्थ अपने प्यार का इजहार करता भी तो कैसे? जैसे सिद्धार्थ की हवेली में आने की खबर को सुनकर किसी भी बात की परवाह किए बिना गौरी वहां दौड़ी चली आई थी। उससे सिद्धार्थ को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गौरी के दिल में उसके लिए क्या फीलिंग्स थी।
सिद्धार्थ ने इस बारे में गौरी से सवाल भी किया था, लेकिन गौरी ने बार बार उसके वहां आने और सिद्धार्थ की जान बचाने को लेकर एक ही वजह बताई थी कि वो एक आर्कियोलॉजिस्ट है और वो बस अपना फर्ज निभाने की कोशिश कर रही थी। हमें अब और ज्यादा देर यहाँ नहीं रुकना चाहिए। हमने बिना सोचे समझे आज ही यहाँ पर आने की बहुत बड़ी गलती कर दी है। अच्छा यही होगा कि हम जल्दी से यहाँ से गांव में वापस चले जाएं। बूढ़े बाबा ने कहा। सिद्धार्थ, बाबा सही कह रहे हैं, हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। मेरे पैर पर लगी चोट से बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, गौरी ने कहा। सिद्धार्थ ने भी इस बात को समझा और वे तीनों हवेली से बाहर निकले। हवेली के बाहर एक बड़ा अजीब सा माहौल था। चारों तरफ अजीब सा धुआं फैला हुआ था, लेकिन उन लोगों को इन छोटी मोटी परेशानियों की कोई परवाह नहीं थी। उन्हें तो जल्द से जल्द बस वहां से बाहर निकलना था। वे तीनों जब सर्किट हाउस पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मिस्टर बजाज को होश आ चुका है। हालांकि वो अभी भी बिस्तर पर ही लेटे हुए थे, लेकिन अब वो पहले से बेहतर थे। गौरी, तुम यहाँ कब आई? तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? और अगर तुम यहाँ पहले ही आ गई थी तो अभी तुम कहां से आ रही हो? मिस्टर बजाज ने सवालों की बारिश करते हुए गौरी से पूछा। डैडी, एक्चुअली मैंने आपके मोबाइल पर कॉल किया था। मुझे जब से आप वीरानगढ़ आए थे तब से आपकी चिंता हो रही थी। आप तो जानते ही हैं कि मैं एक आर्कियोलॉजिस्ट स्टूडेंट हूँ। मैंने इस जगह के बारे में थोड़ा बहुत सुना और पढ़ा भी था, लेकिन उन किताबों में सिर्फ इतना ही लिखा था कि ये एक रहस्यमय जगह है, एक ऐसी जगह जिसके बारे में पता लगाने की हिम्मत गवर्नमेंट एजेंसीज में तय नहीं है, गौरी ने कहा। लेकिन गौरी, मेरे पास तो तुम्हारा फोन आया ही नहीं, मिस्टर बजाज ने कहा। डैडी, मैंने जब फोन किया था तब तो उस वक्त आप पहले ही उस एक्सीडेंट का शिकार हो चुके थे और मेरे बार बार फोन करने पर सिद्धार्थ ने फोन को पिक किया था। गौरी ने अपनी डैडी को बताया। सिद्धार्थ बेटा, मैं जानता हूं कि आपके पेरेंट्स के हमारे परिवार पर बहुत सारे एहसान हैं, लेकिन फिर भी गौरी मेरी इकलौती बेटी है। तुम्हें गौरी को यहां नहीं बुलाना चाहिए था, मिस्टर बजाज ने कहा। डैडी, सिद्धार्थ ने मुझे यहां आने के लिए बिल्कुल नहीं कहा था। उसने तो मुझे आपकी हालत के बारे में बताया ही नहीं था। उसने तो मुझे यह भी कहा था कि उस वक्त उस पेड़ के गिरने की वजह से वीरानगढ़ का रास्ता बंद हो चुका था। मैं आपको इस कंडीशन में अकेला नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए मैं चली आई, गौरी ने कहा। गौरी बेटा, यह जगह श्रापित है। यहां एक बार जो आ गया वो दोबारा जिंदा वापस नहीं लौट सकता। यहां सचमुच इतना खतरा होगा? मैं भी इससे अनजान था। अब हम तीनों एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। भगवान जाने आगे क्या होगा, मिस्टर बजाज ने गौरी से कहा। डैडी, मुझे यहां आकर पता चला कि यहां की भूता हवेली में सिद्धार्थ के पेरेंट्स कहीं लापता हो गए हैं और सिद्धार्थ उन्हें ढूंढने गया है। मैं सिद्धार्थ को वहां अकेले कैसे छोड़ सकती थी? आखिर वो मेरे बचपन का दोस्त है। तुम यहां आ गई हो, ये एक सच्चाई है, लेकिन मैं तुम्हें उस हवेली में दोबारा जाने की इजाजत नहीं दे सकता। तुम यही मेरे पास रहोगी। हम कोशिश करेंगे कि हमें बाहर से कोई मदद मिल जाए, मिस्टर बजाज ने कहा। डैडी, जितनी जल्दी आप हकीकत को समझ लें उतना ही अच्छा होगा कि इस वीरानगढ़ में बाहर से कोई हमारी मदद करने नहीं आएगा। इस जगह से पहले ही बहुत से लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। सिद्धार्थ ने भी अपने पेरेंट्स के खोने की खबर इस एरिया के पुलिस सुपरिटेंडेंट को पहले ही दे दी थी, लेकिन अब तक यहाँ कोई नहीं आया। यहाँ से निकलने का रास्ता उस हवेली से होकर ही गुजरता है। हम वैसे भी यहाँ पर पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकते। मुझे सिद्धार्थ के साथ यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खोजना ही होगा, गौरी ने कहा। लेकिन इतना कहकर मिस्टर बजाज रुक गए। क्या मिस्टर बजाज वीरानगढ़ के बारे में कुछ खुलासा करना चाहते थे? क्या उन्हें उस रात कुछ और पता चला था? क्या वो गौरी को सिद्धार्थ का साथ देने की परमिशन दे देंगे? क्या बाहर से कोई उन लोगों की मदद करने के लिए वहां आएगा? जानने के लिए सुनिए आगे की कहानी। जब गौरी ने कहा कि वो सिद्धार्थ के साथ वीरानगढ़ से बाहर निकलने का रास्ता
ढूंढ कर ही रहेगी। तो यह सुनकर मिस्टर बजाज का दिल दहल गया, लेकिन इतना कहकर मिस्टर बजाज रुक गए। पहले ही मिस्टर बजाज उस मनहूस जगह पर आना नहीं चाहते थे, लेकिन वो अपने फर्ज के हाथों मजबूर थे। बात दरअसल ये थी कि जब वहां फैक्ट्री एस्टैब्लिशमेंट की बात हुई थी, तब भी मिस्टर बजाज ने कोशिश की थी कि वो अपने बॉस को उस जगह के खतरे के बारे में बता सके, लेकिन उनके कहने से भी कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद जब वो उस जगह पर आने से सिद्धार्थ को रोकने की कोशिश कर रहे थे, तब मौत से उनका खुद का सामना हुआ। गौरी, मैंने मौत को अपनी आंखों से देखा है। उस रात मैं पूरे होश और हवास में कार ड्राइव कर रहा था। मौसम भी बिल्कुल बढ़िया था। मैं किसी भी कीमत पर सिद्धार्थ को रोकना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि मैं गांव की बॉर्डर क्रॉस कर पाता, अचानक से वहां बड़ा सा पेड़ ठीक मेरी कार के आगे गिर गया, और उसके बाद मुझे वो खौफनाक चेहरा दिखाई दिया, जिसकी दहशत अभी तक मेरे जहन में ताजा है। मैं तुम्हें मौत के मुंह में नहीं जाने दे सकता। मैं तुम्हें सिद्धार्थ के साथ वहां नहीं जाने दूंगा। मिस्टर बजाज ने कहा, डैडी, अभी आप बहुत ज्यादा गुस्से में हो। आपकी हालत भी ठीक नहीं है। मुझे भी आराम की सख्त जरूरत है। हम इसके बारे में बाद में बात करते हैं। गौरी ने अपने डैडी से कहा, तुम्हारे पैर पर चोट है, वो भी मुझसे छुपी नहीं है। गौरी, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारी माँ को क्या जवाब दूंगा? तुम्हें उस हवेली से दूर रहना होगा, और सिद्धार्थ से भी। मिस्टर बजाज ने आगे कहा। अपने डैडी की यह बात सुनकर गौरी को अचानक बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। डैडी, मैंने आपसे कहा ना कि मुझे आराम की जरूरत है। मैं अभी सोने जा रही हूँ। गुस्से में ये कहते हुए गौरी उस कमरे से अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाते ही उसने दरवाजे को धड़ाम से पटक कर बंद कर दिया। गांव का वो सर्किट हाउस अंग्रेजों के जमाने का था। हालांकि वो पुराना हो चुका था, लेकिन उसका रख रखाव बढ़िया तरीके से किया जा रहा था। ठहरने के लिहाज से वहां फैसिलिटीज अवेलेबल थी। वहां लगभग 10 कमरे, किचन, टॉयलेट, बाथरूम, सभी चीजें थी। लेकिन कभी कभार वहां पर ठहरने वालों को कुछ परेशानियां हो जाया करती थी। उस जगह की देखभाल का जिम्मा दयाल नाम के एक बूढ़े आदमी का था। गांव के दूसरे अजीब लोगों की तरह वो भी बहुत अजीब था। दयाल लोगों से सिर्फ उतनी ही बातें किया करता था जितनी की जरूरत होती। उसे उस गांव के बारे में कुछ भी जान पाना बिल्कुल नामुमकिन था। वो एक एवरेज हाइट का दुबला पतला शख्स था और कई सालों से उस गांव में रहते आया था। सिद्धार्थ और बाकी लोगों को भी उसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये थी कि आखिर ये बूढ़ा बाबा जो हर वक्त सिद्धार्थ और बाकी लोगों की मदद करने के लिए आगे आया जा रहा था, वो कौन था? गांव में उसका घर कहाँ था? और आखिर क्यों वो अपनी जान को भी खतरे में डालने को हर वक्त तैयार रहता था? उस वक्त गौरी की इस हरकत से मिस्टर बजाज के होश उड़ गए थे। उन्होंने गौरी को इस तरह से बदतमीजी करते और इतना गुस्सा करते कभी नहीं देखा था। उन्होंने सोचा कि हो सकता है सिद्धार्थ के साथ उस हवेली के चक्कर में इधर उधर घूमने के कारण गौरी चिड़चिड़ी हो गई है। रात हो चुकी थी और दयाल ने भी सभी के लिए खाने का इंतजाम कर दिया था। जिस दौरान गौरी और मिस्टर बजाज के बीच वो घटना हुई, उस वक्त सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा दोनों हवेली से मिली आगे की पहेली को सुलझाने के बारे में सोच रहे थे। सूखे कुएं की राख में जब हो चांद का उजियारा, फूल को करके धूल, मिलेगा आगे का गलियारा। बाबा, ये पहेली तो मुझे आसान लगती है। मेरा मानना है कि हम इसे जल्द ही सुलझा लेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो हवेली का तीसरा दरवाजा भी खुल जाएगा। सिद्धार्थ ने बाबा से कहा, बेटा, इस जगह पर रहते हुए तुम्हें एक बात समझ लेनी चाहिए। यहाँ जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। हो सकता है आसान लगने वाली ये पहेली बहुत ज्यादा मुश्किल हो। बाबा ने सिद्धार्थ से कहा, बाबा, सूखे हुए तो यहाँ पर बहुत सारे कुएं, हमें बस उस कुएं को खोजना है जिसमें सूखे होने के बावजूद भी हमें फूल दिखाई दे। चांद की रोशनी का मतलब पूर्णमासी के चांद से हो सकता है, तो फिर हमें इस काम को अगले 3 दिनों में आने वाली पूर्णमासी को ही पूरा करना होगा। उससे पहले हमें उस कुएं का पता करना होगा। सिद्धार्थ ने कहा, तुम ठीक कहते हो। चलो, अब खाने का वक्त हो गया है, हम कुछ खा लेते हैं, फिर मुझे गांव में और भी काम है। बाबा ने सिद्धार्थ से कहा,
बाबा, आपने कभी अपने परिवार और गांव में अपने घर के बारे में कुछ भी नहीं बताया? सिद्धार्थ ने पूछा। सिद्धार्थ, मैं तुम्हें जो कुछ बता सकता हूं सब कुछ वक्त आने पर बता दूंगा। तुम्हारे और बाकी लोगों के लिए अच्छा यही है कि मैं तुम्हें जैसा कहूं इस गांव में जिंदा रहने के लिए तुम लोग वैसा ही करो। पहले भी मेरी बात ना मानकर तुम्हारे माता पिता उस हवेली में गए थे और नतीजा क्या हुआ? तुम्हारे मैनेजर को भी मैंने यहाँ के खतरे से आगाह किया था। नतीजा तुम्हारे सामने है, आगे तुम्हारी मर्जी। मिस्टर बजाज पहले से ही डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए सबका इंतजार कर रहे थे। सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा भी खाने के लिए वहां पर आ गए। दयाल, जाकर गौरी को खाना खाने के लिए बुला लाओ, मिस्टर बजाज ने कहा। दयाल ने जाकर गौरी के कमरे में दरवाजा खटखटाया, लेकिन गौरी ने दरवाजा नहीं खोला। दयाल ने यह बात आकर उन लोगों से कही। सिद्धार्थ, मुझे सच सच बताओ, हवेली में आखिर हुआ क्या था? गौरी के पैर पर चोट कैसे लगी और तुम कैसे जख्मी हुए? वहां से आने के बाद गौरी का बर्ताव बहुत बदला बदला सा लग रहा है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही थी। क्या तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो? मिस्टर बजाज ने सिद्धार्थ से कहा। लेकिन गौरी तो बिल्कुल ठीक थी। हाँ, हवेली में उसके पैर पर एक तस्वीर गिर गई थी जिससे उसे चोट आई थी। इससे ज्यादा वहां पर और कुछ नहीं हुआ था और मैं और बूढ़े बाबा हर वक्त उसके साथ मौजूद थे। हमें तो गौरी के बर्ताव में कुछ भी अजीब नहीं लगा। लेकिन वो अभी खाना खाने क्यों नहीं आ रही? चलिए चलकर देखते हैं, सिद्धार्थ ने कहा। गौरी, दरवाजा खोलो। तुम खाना खाने क्यों नहीं आ रही हो? चलो बेटा, खाना लग चुका है। सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अगर तुम डैडी से गुस्सा हो तो उस गुस्से को खाने पर तुम मत निकालो। चलो, जिद छोड़ो और जल्दी बाहर आ जाओ, मिस्टर बजाज ने कहा। कमरे के अंदर से कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी। गौरी, दरवाजा खोलो। सभी को बहुत भूख लगी है और तुम्हें भी तो लगी होगी, सिद्धार्थ ने कहा। सिद्धार्थ के कहने के बावजूद भी अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। इसी बीच अंदर से अचानक जोर जोर से फूट फूट कर रोने की आवाज आने लगी। मुझे लगता है गौरी मुझसे नाराज है, लेकिन चाहे जो हो, मैं उसे अपनी जान का खतरा मोल नहीं लेने दूंगा, मिस्टर बजाज ने कहा। अंकल, क्या ये सारी बातें हम बाद में कर सकते हैं? पहले हमें गौरी से पूछना है कि आखिर वो रो क्यों रही है और रात बहुत हो रही है। हमें खाना खाकर सोना है, सिद्धार्थ ने कहा। रात के लगभग 10 बजने को थे। वीरानगढ़ जैसे गांव में जहां शाम होते ही झिंगूर की आवाज के अलावा कोई दूसरी आवाज तक सुनाई नहीं देती थी, वहां पर ये शहरी लोग अभी तक सोए नहीं थे। अंकल सॉरी, बट हमें दरवाजा खोलकर अंदर देखना चाहिए कि गौरी आखिर बाहर क्यों नहीं आ रही है, सिद्धार्थ ने कहा। ठीक है, चलो देखते हैं। तुम धक्का देकर दरवाजा खोल सकते हो। मैं भी देखना चाहता हूं कि आखिर गौरी रो क्यों रही है, मिस्टर बजाज ने कहा। सिद्धार्थ ने गौरी के कमरे के दरवाजे को जोर से धक्का दिया। दरवाजे के खुलते ही अंदर का नजारा देखकर सभी लोग हक्के पक्के रह गए। गौरी लाल साड़ी पहने हुए, खुले बाल के साथ घुटने पर अपना सर टिकाकर पलंग पर बैठी हुई थी और रो रही थी। कमरे में कहीं भी धुआं नहीं था, लेकिन फिर भी वही हवेली वाली लुबान की मांग आ रही थी। गौरी को देखकर सिद्धार्थ को तुरंत हवेली की लाल साड़ी पहनी हुई उस तस्वीर की याद आ गई। गौरी, तुमने ये क्या हाल बना रखा है? कैसे कपड़े पहन रखे हैं? तुम रो क्यों रही हो? और हम सब कब से तुम्हें आवाज लगा रहे हैं। चलो खाना खाने चलो, गौरी की डैडी ने उसे कहा। चले जाओ यहां से, चले जाओ, गौरी ने गुर्राते हुए कहा। गौरी, तुम ये किस तरह से बात कर रही हो? सिद्धार्थ गौरी के पास गया और उसने गौरी का हाथ पकड़कर उसे उठाने की कोशिश की। गुस्से से गौरी ने ऊपर देखा। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी। माथे पर एक बड़ी लाल बिंदी लगी हुई थी। इससे पहले कि सिद्धार्थ संभल पाता, गौरी ने उसे जोर से सीने पर एक लात मारी और सिद्धार्थ सामने की दीवार से जा टकराया। धड़ाम से नीचे गिरते ही दर्द से वो कराहने लगा।
मिस्टर बजाज और बाबा दोनों दौड़कर सिद्धार्थ के पास गए और उसे सहारा दिया। सिद्धार्थ, तुम ठीक तो हो ना बेटा? तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई? मिस्टर बजाज ने कहा। अंकल, आप मेरी चिंता छोड़िए। बाबा, आप जल्दी कुछ कीजिए। मुझे लगता है गौरी पर हवेली की उस तस्वीर वाली औरत का भूत हावी हो गया है, सिद्धार्थ ने कहा। बाबा ने अपने पास रखा अभिमंत्रित जल गौरी पर छिड़क दिया। जैसे ही गौरी के ऊपर वो पानी की बूंदें पड़ी, गौरी गुस्से से चीखने लगी और पलंग पर खड़ी हो गई। गौरी की इस चीख को सुनकर उन सभी के दिल की धड़कनें बढ़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे गौरी उन सबको जान से मार डालना चाहती हो। फिर अचानक गौरी धड़ाम से पलंग पर नीचे गिर गई। कौन सी तस्वीर वाली औरत? सिद्धार्थ, कौन सा भूत? क्या तुम जानते हो गौरी को क्या हुआ है? मिस्टर बजाज ने पूछा। मैं आपको सब कुछ बताता हूं। मुझे लगता है अभी कुछ देर के लिए हमें गौरी को आराम करने देना चाहिए, सिद्धार्थ ने कहा। हाँ, ठीक है, हम लोग भी कुछ देर यहीं बैठ जाते हैं। खाना हम थोड़ी देर बाद खा लेंगे। पहले हमें इस बात को श्योर करना पड़ेगा कि गौरी ठीक हो जाए, मिस्टर बजाज ने कहा। जी अंकल, आप ठीक कह रहे हैं, सिद्धार्थ ने कहा। सिद्धार्थ, ये तुमने ठीक नहीं किया। तुम्हें गौरी को अपने साथ इन सब में नहीं घसीटना चाहिए था। मैं जानता हूं मुझे तुमसे इस तरह बात नहीं करना चाहिए। तुम मेरे बॉस के इकलौते बेटे हो, लेकिन गौरी भी तो मेरी इकलौती बेटी है और आज तुम्हारी वजह से वो इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ गई है, मिस्टर बजाज ने कहा। अंकल, मैं आपके गुस्से को समझ सकता हूं, लेकिन इन सब में मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे तो ये तक नहीं पता था कि गौरी यहां पर आ चुकी थी। उस दिन अचानक पहली बार गौरी से मेरी मुलाकात कई सालों बाद हवेली में ही हुई थी। उस दिन हवेली में मेरे ऊपर अचानक से एक पेड़ गिरने लगा था और ऐन मौके पर गौरी ने आकर मुझे खींच लिया। इतने साल बाद गौरी को देखकर तो मैं ये भी नहीं पहचान पाया था कि वो मेरी बचपन की दोस्त गौरी ही थी, सिद्धार्थ ने अपनी सफाई देते हुए कहा। माना कि उस दिन तुम्हें कुछ नहीं पता था, लेकिन उसके बाद तुमने अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए गौरी को अपने साथ रख लिया था और ये सब कुछ उसी का नतीजा है, मिस्टर बजाज ने कहा। अंकल, आप फिर से मुझे गलत समझ रहे हैं। मैंने गौरी को अपने साथ चलने के लिए नहीं कहा था, बल्कि उसी ने कहा था कि वो एक आर्कियोलॉजी स्टूडेंट है और राजस्थान की पुरानी हवेलियों और महलों पर रिसर्च कर रही है। वो खुद ही चाहती थी कि वो इस भूता हवेली के बारे में तमाम राज दुनिया के सामने ला सके, सिद्धार्थ ने कहा। इन सब बातों का वक्त अभी नहीं है सिद्धार्थ, तुम भी जानते हो कि बस 3 दिन बाद पूर्णमासी है। पूर्णमासी की रात इन बुरी आत्माओं की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। हमें हवेली वाले पहेली को तो सुलझाना ही है, साथ ही उसके पहले गौरी का ठीक होना भी जरूरी है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि उस हवेली के भूतों ने किसी को जकड़ा हो और यूं ही छोड़ दिया हो। वहां के भूत हमेशा कोई ना कोई पहेली जरूर छोड़ते हैं और मुझे लगता है गौरी को बचाने के लिए भी हमें गौरी पर हावी हुई उस आत्मा की दी हुई पहेली को सुलझाना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पूर्णमासी की रात गौरी की जिंदगी की आखिरी रात होगी, बूढ़े बाबा ने कहा। क्या गौरी पर सचमुच उस तस्वीर वाली भूतनी का साया? क्या पूर्णमासी की रात सचमुच गौरी की जिंदगी की आखिरी रात होगी? क्या सिद्धार्थ को वो दूसरी पहेली वहीं कहीं मिल जाएगी? क्या सिद्धार्थ एक के बाद एक 2 पहेलियों को सुलझाने में कामयाब हो पाएगा? कहानी में आगे क्या होने वाला है, सुनिए आगे की कहानी। अंकल, आई थिंक बेहतर यही होगा कि हम लोग गौरी को इसी कमरे में आराम करने दें, सिद्धार्थ ने कहा। मुझसे गौरी की हालत देखी नहीं जा रही है
लेकिन इस जगह पर कुछ किया भी नहीं जा सकता है। मिस्टर बजाज ने कहा। वे तीनों खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर पहुंचे। वहां भी हालात कुछ अच्छे नहीं थे। जैसे ही उन लोगों ने खाना खाने की कोशिश की तो देखा कि खाना खराब हो चुका था। अभी अभी बना खाना इतनी जल्दी आखिर खराब कैसे हो सकता था? बाबा, क्या इस खाने के खराब होने के पीछे भी गौरी के शरीर में मौजूद वो बुरी आत्मा ही कारण हो सकती है? सिद्धार्थ ने पूछा। तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन यह बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं है। इसका मतलब ये कि गौरी ही नहीं बल्कि हम सब की भी जान मुसीबत में है। ना जाने वो आत्मा गौरी से कब क्या करवा ले। हम सबको सावधान रहना होगा, बूढ़े बाबा ने कहा। इतना कहकर बूढ़े बाबा सर्किट हाउस से बाहर निकल गए। सिद्धार्थ और मिस्टर बजाज कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। अंकल, मुझे लगता है रात बहुत हो चुकी है और हमें सो जाना चाहिए। गौरी की फिक्र मुझे भी बहुत है, लेकिन हमारी चिंता करने से कुछ भी नहीं होगा। सिद्धार्थ ने कहा। बेटा, कहना बहुत आसान है। जब तुम किसी बच्चे के बाप बनोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि अगर बच्चा तकलीफ में हो तो कोई बाप कैसे सो सकता है। मेरी बेटी की जान खतरे में है। वैसे तुम अपने कमरे में जाकर सो सकते हो, मिस्टर बजाज ने कहा। सिद्धार्थ और मिस्टर बजाज अपने अपने कमरे में चले गए। रात का अंधेरा और भी घना हो चुका था। सोने की कोशिश तो वो दोनों कर ही रहे थे, लेकिन बेचैनी की वजह से दोनों को ही नींद नहीं आ रही थी। सिद्धार्थ को पहले सिर पर चोट लगी थी और जिस तरह से गौरी ने उस पर हमला किया था उसकी वजह से उसकी पीठ और हाथ में बहुत दर्द था। फिर भी इससे बढ़कर उसे भी गौरी की बहुत चिंता हो रही थी। सिद्धार्थ ने अभी अभी अपने मम्मी डैडी को उस हवेली में खो दिया था। वो गौरी के साथ ऐसी कोई भी अनहोनी नहीं होने देना चाहता था। बस यही ख्याल उसे सोने नहीं दे रहा था। बाहर तेज हवाएं चलने की आवाज आने लगी। वक्त रात के 12:10 का था। अचानक गौरी के कमरे से दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। सिद्धार्थ बिना देर किए गौरी के कमरे की तरफ गया। उसने देखा कि गौरी के कमरे का दरवाजा सचमुच खुल गया था। गौरी बिल्कुल उस तस्वीर वाली औरत की ही तरह सज धज कर बाहर निकल रही थी। उसके चेहरे पर अजीब सी हंसी थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखें बहुत खतरनाक और लाल दिखाई दे रही थी। गौरी धीरे धीरे करके सर्किट हाउस के बाहर की तरफ चलने लगी। उसकी गर्दन सीधी थी और वो सिर्फ सामने की तरफ देख रही थी। सिद्धार्थ के उसके करीब पहुंचने पर भी उसने सिद्धार्थ की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और वो सीधे आगे बढ़ने लगी। इतनी रात में गौरी हवेली की तरफ जाने वाले रास्ते पर आगे बढ़ने लगी। हालांकि कुछ देर पहले हुई दुर्घटना से सिद्धार्थ थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन वो गौरी को इस हालत में दोबारा उस हवेली में नहीं जाने दे सकता था। सुनसान सड़क पर सिर्फ कुत्ते के रोने की आवाज आ रही थी और सिद्धार्थ बस गौरी को रोकने जाने ही वाला था कि अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। सिद्धार्थ की धड़कन मानो रुकी गई थी कि उसने देखा कि उसके कंधे पर मिस्टर बजाज का हाथ था। लगता है उसे हम दोनों को मिलकर रोकना होगा, मिस्टर बजाज ने कहा। गौरी, रुक जाओ, हम तुम्हें आगे नहीं जाने देंगे, सिद्धार्थ ने कहा। गौरी सिद्धार्थ की बात सुनकर उनकी तरफ मुड़ी और जोर जोर से हंसने लगी। मुझे रोकोगे? आओ, आकर रोक कर दिखाओ, गौरी ने कहा। हालांकि सिद्धार्थ और मिस्टर बजाज दोनों को ही गौरी की हंसी को देखकर डर लगने लगा था, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़े। जैसे ही सिद्धार्थ ने गौरी का हाथ पकड़ा, गौरी ने सिद्धार्थ का गला पकड़ लिया। मिस्टर बजाज ने गौरी से सिद्धार्थ को छुड़ाने की कोशिश की तो गौरी ने उन्हें भी बहुत जोर से धक्का दे दिया। गौरी के नुकीले नाखून सिद्धार्थ के गर्दन में चुभने लगे थे। वो खुद को छुड़ाने की हर मुमकिन कोशिश करने लगा। गौरी अभी भी जोर जोर से हंस रही थी। अचानक मिस्टर बजाज के मन में
कुछ ख्याल आया। वो दौड़कर सर्किट हाउस के अंदर चले गए। गौरी, गौरी मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मेरा मेरा दम घुट रहा है। सिद्धार्थ ने दबी हुई आवाज में कहा, तुम मुझे पकड़ने आए थे और अब मुझसे कह रहे हो कि मुझे छोड़ दो। लो, पकड़ लो मुझे। गौरी ने गुर्राते हुए कहा। जब सिद्धार्थ खुद को गौरी से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, उसी बीच मिस्टर बजाज दौड़कर वहां पर दोबारा आ गए। इससे पहले कि गौरी मिस्टर बजाज को देखकर कुछ कर पाती, मिस्टर बजाज ने गौरी को एक इंजेक्शन लगा दिया। दरअसल मिस्टर बजाज के एक्सीडेंट के वक्त मंगाई गई दवाओं में एक बेहोशी की दवा थी, क्योंकि मिस्टर बजाज पहले से ही बेहोश थे। इसलिए वहां के लोकल डॉक्टर ने उन्हें वो इंजेक्शन नहीं लगाया था। इंजेक्शन लगाते ही गौरी बेहोश होने लगी। उसकी पकड़ सिद्धार्थ पर ढीली पड़ने लगी और सिद्धार्थ और मिस्टर बजाज ने गौरी को संभालकर सर्किट हाउस में दोबारा पहुंचा दिया। अगली सुबह सूरज निकलते ही बूढ़े बाबा सर्किट हाउस पहुंच गए। सिद्धार्थ ने बूढ़े बाबा को रात की उस घटना के बारे में बताया कि कैसे गौरी ने उस पर हमला किया था और वो उस हवेली के रास्ते पर आगे बढ़ने लगी थी। बूढ़े बाबा ने कहा कि मैं एक बार गौरी के कमरे को अंदर से देखना चाहता हूँ। मुझे लगता है वहां पर ऐसा कुछ न कुछ जरूर होगा जिससे हमें गौरी को उस आत्मा से मुक्त कराने का रास्ता मिल जाए। बाबा, हमें गौरी के कमरे में जाते वक्त सावधान रहना होगा। बहुत ज्यादा हमलावर हो गई है। वो मुझ पर पहले भी 2 बार हमला कर चुकी है, सिद्धार्थ ने कहा। इस बार जब गौरी का कमरा खुला तो उसके बेड के ऊपरी हिस्से पर खून से कुछ लिखा हुआ था। सिद्धार्थ ने उस पहेली को पढ़ा। जब हो अंधेरा घंघोर गुड़िया सी सजा के मुझे, अर्थी मेरी सजाना, मेरी मांग सजाना, लाल रंग की साड़ी में दुल्हन मुझे बनाना। बाबा, मुझे लगता है हमें पहले इस पहेली को सुलझाना होगा। गौरी की हालत खराब होती जा रही है। आज रात होने से पहले हमें जैसा इसमें लिखा है वैसे इंतजाम करने होंगे, सिद्धार्थ ने कहा। गौरी की इतनी खतरनाक हालत देखकर तो बूढ़े बाबा के दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। बाबा, मैंने एक प्राचीन ग्रंथ में पढ़ा है कि अगर किसी कुंवारी लड़की की अकाल मृत्यु हो जाए, मतलब उसकी शादी से पहले अगर उसकी हत्या कर दी गई हो या समय से पहले किसी हादसे में उसकी मौत हो गई हो, तो उसकी आत्मा को तृप्त करने के लिए सबसे पहले हमें उसकी आत्मा का आवाहन करना पड़ेगा, क्योंकि वो तृप्त आत्मा पहले से ही गौरी के अंदर है। इसलिए हमें उसका आवाहन करने की तो जरूरत नहीं है। इसके बाद हमें जैसा उस पहेली में लिखा है वैसे ही एक गुड़िया बनानी है। गुड़िया मैं अपने हाथों से बना लूंगा। मैंने इस बारे में सब कुछ पढ़ रखा है। हमें बुरी शक्तियों से बचकर ही ये काम करना होगा। ये सब कुछ आसान नहीं होने वाला है, लेकिन जो भी हो, आज रात ही हमें ये करना होगा। शादी के लाल जोड़े, मेहंदी, सिंदूर, लाल चूड़ियां, मंगलसूत्र, बाजे वाले और बाकी चीजों की जरूरत पड़ेगी। और बाबा, इसके साथ साथ हमें अर्थी के सामान और चिता की भी तो जरूरत पड़ेगी, सिद्धार्थ ने कहा। हाँ सिद्धार्थ, और हमें ये सारी चीजें जल्द से जल्द इकट्ठा करनी होगी। लेकिन एक और जरूरी बात जो मैं तुम्हें बताना भूल गया, ये कि मैंने उस तीसरे दरवाजे के लिए मिली पहेली में जिस कुएं का जिक्र किया गया था उसका पता लगा लिया है। अभी मैं उस जगह पर गया नहीं हूं, पर हम दोनों को उस कुएं को देखने पर चलना है। अब तुम्हें यह सोचना है कि पहले हमें क्या करना है। एक तरफ बात यह है कि उस पहेली को सुलझाने से तुम्हारे माता पिता का पता लगेगा, और दूसरी तरफ यहाँ बात गौरी की जान का सवाल है। अभी यहाँ आरती के लिए 4 हरे बांस, लाल शाल, गुलाल, छोटी मटकी, थोड़ी घास और
सब सामान भी हमें मिल जाएगा। हमें इस काम को आधी रात होने से पहले खत्म कर लेना होगा, बाबा ने सिद्धार्थ से कहा। सिद्धार्थ ने फैसला लेने में ज्यादा वक्त नहीं लगाया। उसके मम्मी डैडी के बारे में अब तक कुछ भी साफ साफ पता नहीं चल पाया था, लेकिन गौरी के पास बस एक और दिन का वक्त बचा हुआ था। बाबा, हमें गौरी को बचाना होगा, बाकी सब बाद में, सिद्धार्थ ने कहा। सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा उन तमाम सामानों को इकट्ठा करने के लिए गांव में निकल गए। गौरी अभी भी अपने कमरे में सो रही थी। बेहोशी की दवाई का असर अभी भी खत्म नहीं हुआ था। सिद्धार्थ, मैंने कुछ गांव वालों से भी बात करने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि वो लोग उस हवेली की पहेलियों को सुलझाने में हमारी मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगे, बाबा ने कहा। गांव में इधर उधर घूमकर सारा सामान इकट्ठा कर लेने के बाद शाम होने से पहले ही सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा सर्किट हाउस पहुंच गए। उधर कमरे में बंद गौरी को भी होश आने लगा था। मिस्टर बजाज गौरी के कमरे के बाहर बैठे हुए थे। वो अभी भी अपने मन ही मन इस सारी परेशानी के लिए सिद्धार्थ को ही जिम्मेदार ठहरा रहे थे। इस बार जब गौरी नींद से जगी तो वो पहले की तरह नॉर्मल बिहेव करने लगी थी। उसने खुद ने अपने डैडी को आवाज दी, डैडी, बाहर से दरवाजा क्यों लगा हुआ है? और मुझे ये साड़ी किसने पहना दी? दरवाजा खोलिए डैडी, मुझे बहुत भूख लगी है। मिस्टर बजाज ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। खाना लेकर गौरी के पास गए और गौरी ने खाना खाना शुरू किया। डैडी, आपने मेरी बातों का जवाब नहीं दिया। खाना खाते खाते गौरी ने कहा, मेरी ये हालत कैसे हुई? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? सिद्धार्थ कहाँ है? गौरी ने पूछा। गौरी, कुछ नहीं गौरी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें आराम की जरूरत है। बेहतर होगा तुम खाना खाकर सो जाओ। और सिद्धार्थ किसी काम से गांव में गया है, बाकी बातें हम बाद में करते हैं, मिस्टर बजाज ने कहा। सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा सर्किट हाउस पहुंच चुके थे। सिद्धार्थ को देखते ही गौरी उसके पास आई। सिद्धार्थ, तुम कहां चले गए थे? ये देखो, मैंने कैसे कपड़े पहन रखे हैं। डैडी बोल रहे थे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे आराम की जरूरत है। क्या तुम मुझे बताओगे कि मुझे एग्जैक्टली क्या हुआ है? गौरी ने सिद्धार्थ से पूछा। गौरी, अंकल जो कह रहे हैं वही सही है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और मैं भी तुम्हें यही कहूंगा कि अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ, मुझे कुछ जरूरी काम है, हम कल सुबह बात करते हैं, सिद्धार्थ ने गौरी से कहा। गौरी को सचमुच बहुत थकान भी महसूस हो रही थी। सिद्धार्थ की बात मानकर गौरी अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। बाहर बरामदे में बाबा और सिद्धार्थ दोनों ने सारी तैयारियां शुरू कर दी। सिद्धार्थ ने सबसे पहले आटे की एक गुड़िया बनाई। उस शादी के जोड़े वाली साड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा काटकर उस गुड़िया को पहना दिया गया। उसके पास ही चूड़ियां, मंगलसूत्र और बाकी सब सामान गुड़िया के पास ही रख दिया। सिद्धार्थ की बनाई गई वो गुड़िया किसी असली गुड़िया के समान लग रही थी। लाल रंग से उसके होंठों पर लाली लगाई गई थी। उस गुड़िया को नाक की नथनी और कान में बाली पहनाई गई थी। उसके बाद सिद्धार्थ ने उस गुड़िया में कुछ छोटे छोटे कीले चुभोना शुरू किया। सिद्धार्थ के ऐसा करते ही वो आटे की बनी गुड़िया मानो जिंदा हो गई। उससे खून निकलने लगा। वो चीखने लगी। उसकी नकली आंखें हिलने लगी जैसे वो असली आंखें हों। सिद्धार्थ के ऐसा करने से गौरी के शरीर में भी हलचल होने लगी थी। बाबा, मैं ये काम करता हूं, आप तब तक अर्थी और चिता का इंतजाम करिए, सिद्धार्थ ने बाबा से कहा। सिद्धार्थ, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? गौरी तो ठीक हो चुकी है, उसने मुझसे बात भी की और खाना भी खाया है। ये बाजे की आवाज से वो फिर जग जाएगी, मिस्टर बजाज ने कहा। अंकल, आप गौरी के पास जाइए, हम लोगों को अपना ये काम जल्दी पूरा करना होगा। ये सब करना जरूरी है। अगर पहेली में लिखी शर्त वक्त पर पूरी नहीं हो पाई तो गौरी की जान को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, सिद्धार्थ ने मिस्टर बजाज से कहा। इससे पहले कि मिस्टर बजाज गौरी के पास वापस पहुंच पाते,
गौरी खुद उस जगह पर आ गई थी। इस वक्त गौरी बहुत खतरनाक दिख रही थी। वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। फिर उसने भारी भरकम आवाज में कहा, तो तुमने अपनी मौत का सामान तैयार कर लिया है। तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग इस लड़की को मुझसे बचा सकते हो? ये मेरा शरीर है। मैं जब तक चाहूंगी इसका शरीर मेरा रहेगा और पूर्णमासी का चांद देखते ही इसकी जिंदगी भी शाम हो जाएगी। गौरी ने डरावनी आवाज में कहा। अचानक बाहर का मौसम बदला और तेज हवाएं चलने लगी। आसपास लगे पेड़ों की डालियां टूटने लगी। गौरी जोर जोर से हंसने लगी। आसमान में चमगादड़ उड़ने लगे। गौरी के खुले काले बाल हवा में उड़ते हुए बहुत खतरनाक लग रहे थे। अचानक वहां लगे बल्ब बंद चालू होने लगे। क्या होगा आगे? क्या सिद्धार्थ गौरी को बचा पाएगा या उनकी खुद की जान खतरे में आ जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए।